गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम लोग वापस वो जो एक्सरसाइज चल रही थी अपनी उसी को बेटा आगे कंटिन्यूस कर रहे हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो आप आगे ध्यान से। हाँ बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्या कहता है L M 2 और 3 ये डिटरमिनेंट दे रखा है। आपको कह रहा है L रेशियो M फाइंड आउट करो। क्या निकालना है आपको? L और M का रेशियो निकालना है। तो देखो इजिकल टू 0 गिवन है, इजिकल टू क्या है ये 0 आपको गिवन है, ठीक है। अब रेशियो निकालो बेटा, कितना आएगा ये 3L माइनस 2M इजिकल टू क्या हो गया 0। यही हुआ, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते, इसको इससे माइनस ये, तो 3L इजिकल टू क्या हो गया 2M। हमें L/M चाहिए, तो L/M क्या हो जाएगा बेटा, M को इसके नीचे 3 को इसके 2/3, यानी L रेशियो M क्या हो जाएगा 2/3। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें L/M का रेशियो चाहिए था, हमने बड़े आराम से निकाल लिया। अब बेटा ऐसा कहता क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान देना। ये कह रहा है एक डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, इस डिटरमिनेंट के सेकंड रो के अवयव, सेकंड रो के एलिमेंट क्या है 3, 6, 5, इनके माइनस निकालने हैं। इनके क्या निकालने हैं आपको? उप सारणिक, मतलब माइनस फाइंड आउट करने हैं। तो सेकंड रो ये है, यही हुआ। तो अपन लिखेंगे लैंग्वेज माना दिए गए सारणिक के अवयव Aij का उप सारणिक किससे शो करते हैं हम लोग? Mij है, ठीक है ना। लेट वी एज्यूम Mij इज ए माइनस ऑफ एलिमेंट Aij। अब आपको द्वितीय पद सेकंड रो के एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? एक तो होता है A21, एक होता है A22 और एक होता है A23। ये सेकंड रो के एलिमेंट होते हैं, अपन जानते हैं। तो सेकंड रो के कोफैक्टर क्या हो जाएंगे M21, तो क्या हो जाएंगे M21 कैसे निकालते हैं? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाते हैं। सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम, इसको और इसको छुपा दिया, तो क्या आया 3, 4, 8, 9, ये आएगा। इसको और इसको छुपा दिया, इसकी वैल्यू भी निकाल लो, कितना आएगा? अगर वैल्यू निकालना चाहे तो 27 माइनस 32, यानी माइनस का 5। अब इस एलिमेंट का निकालना, A22 का क्या होता है M22, क्या होता है M22 किसको छुपाना है? सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपाना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी इसको छुपा देंगे। 2419, तो ये आएगा 18 माइनस 4, यानी 14 आ गया। M23 ये कितना आएगा बेटा? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को, सेकंड रो थर्ड कॉलम को, तो 2318, 16 माइनस 3, यानी ये आ जाएगा बेटा 13। ये आपने सेकंड रो के क्या निकाल लिए? माइनस फाइंड आउट कर लिए, M21, M22 और M23। ये सेकंड रो के। अगर आपसे ये कहता फर्स्ट रो के निकालो, थर्ड रो के निकालो, तो आगे का मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, यहाँ HW लिख देना। इसी क्वेश्चन के आपको फर्स्ट रो के भी निकालने हैं और थर्ड रो के भी निकालने हैं। इसी क्वेश्चन के होमवर्क हो गए फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। ये आपको होमवर्क डाला है कि इसके फर्स्ट रो के भी आपको ये माइनस निकालने हैं और थर्ड रो के भी निकालने हैं। क्वेश्चन ने आपने सेकंड रो के पूछे, मैंने फर्स्ट के और थर्ड के आपको दे दिए, ये आपको सब निकालना है। इसके बाद अपन नए क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड ले रहे हैं, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। क्या कहता है? इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं अपन। अब बेटा अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर मैं R1 से या R2 से R3 से एक्सपेंड करूंगा तो इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी कि आप इसको करते हुए थक जाओगे, मतलब आपसे डिफ़िकल्ट होगा काफ़ी, है ना, आपके गलती होने के चांस रहेंगे।
तो हमें तो बेटा प्रॉपर्टी काम में लेनी है। मैंने बताया ना, डिटरमिनेंट के अंदर हमेशा क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, मैक्सिमम 2 जीरो बनाने हैं। क्या बनाना है, कम से कम उस रो या कॉलम में एटलीस्ट 2 आप जीरो बनाओ उसके अंदर, और उसके बाद उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया करो। आपको क्या करना है, हमेशा 2 जीरो बनाने की कोशिश करो किसी भी रो या कॉलम में, उसके बाद उस डिटरमिनेंट को खोला करो, R1 से R2 जो भी है, ठीक है ना। तो पहले आप ये काम करो। अब ये बहुत भारी भरकम लग रहा है डिटरमिनेंट, इस पर कुछ ऑपरेशन लगा के इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं। कैसे ऑपरेशन लगाओ बेटा, ध्यान देना। मैं कर रहा हूँ R1 R2 चेंज R2 माइनस R1, या ऐसे कर देते हैं R1 चेंज R1 माइनस R2, ठीक है। R2 में से ये सब, और तथा R2 चेंज R2 माइनस R3। अब इसमें भी और कुछ नियम है, ध्यान देना। अप्लाई लिखना है, ये अप्लाई मतलब करने पर। इस पर भी कुछ नियम होते हैं बेटा। मैक्सिमम आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम 2 ऑपरेशन एक साथ कर सकते हो, 3 ऑपरेशन कभी एक साथ नहीं लगेंगे। और ऑपरेशन लगाते हुए ध्यान देना, जो रो या कॉलम चेंज हो रहा है उसको आप उसी ऑपरेशन में काम में, अगले ऑपरेशन में काम में ले सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर अपने काम में नहीं। देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, R1 चेंज हुई ना, तो इस R1 को आप यहाँ काम में नहीं ले सकते। ये 2 बातें विशेष तौर से ध्यान रखना। मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगाने, और उसके बाद जो रो या कॉलम जो चेंज हो रहा है उस रो और कॉलम को उस ऑपरेशन में काम में नहीं लेना है। और आपको ये ध्यान करना है कि मुझे उस डिटरमिनेंट के अंदर एटलीस्ट 2 जीरो तो बनाने की कोशिश करनी है। 2 जीरो बनाने के बाद उसको अपन एक्सपेंड करना है, और उस रो और कॉलम से करेंगे जिसमें अपन 2 जीरो बना लेंगे, ठीक है ना। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी है। तो बेटा मैंने जो ऑपरेशन लगाया यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैंने क्या लगाया, R1 चेंज, मतलब R1 में चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना, R1 चेंज क्या है, R1 माइनस R2। R1 ये रहा, R2 ये रहा, यानी R1 में इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा, -1। इसमें से ये घटाया -1, बेटा इसमें इसको घटाया क्या आया, -1। R1 में से मैंने बताया ना बेटा, रो ऐसे ऐड होती है, यूं ऐड करना रो को, कॉलम को यूं ऐड करना, रो को यूं करना। तो आपने इसमें से इसको घटा दिया तो यही बनेगा। अब अगला क्या, R2 में क्या हो रहा है, R2 माइनस R3। R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 में से R3, इस बार इसमें से इसको घटा रहा हूँ, इसमें से इसको घटाओ -1, इसमें इसको घटाया -1, इसमें इसको घटाया -1, और R3 तो कोई नो चेंज, R3 चेंज हो ही नहीं रही है। अब मुझे बताओ बेटा इसका मान क्या होना चाहिए। कल मैंने जब क्लास ली थी, डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो या कॉलम अगर इक्वल होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल होती है। तो मैं इसको पूरा 0 लिख सकता हूँ। अब आपको वैसा 0 क्यों, तो बेटा कारण दोनों साइड में है, R1 और R2 इक्वल है, देख लो R1 भी आपका सेम है और R2 भी सेम है, नहीं R1 इक्वल है R2 के, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ध्यान देना, जो डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी सीखी है अपन ने, वो प्रॉपर्टी अपन को काम में लेनी है। अगर आप इसको डायरेक्ट खोलोगे तो बेटा इतनी लंबी कैलकुलेशन होगी, बाद में मिलेगा तो 0 ही, बाद में इसको अगर डायरेक्ट आप R1 से एक्सपेंड करोगे तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। लेकिन वो एग्जाम में आपके नंबर काट देगा और वो कहेगा कि यार इस बच्चे को क्या टीचर ने प्रॉपर्टी बताई नहीं, क्या बिना प्रॉपर्टी सीख के ये चैप्टर डिटरमिनेंट क्वेश्चन करने लग गया। तो ध्यान देना, आपको इन प्रॉपर्टी को काम में लेना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 क्या कहता है बेटा, ध्यान देना। ये कह रहा है यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी, ये कह रहा है डिटरमिनेंट के अंदर प्रथम व तृतीय स्थान मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा डिटरमिनेंट, आप ही बताओ। ये प्रॉपर्टी है ना, किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी 2 रो को अगर अपन इंटरचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, आपस में अदला बदली करते हैं, तो सारणी का क्या होता है, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे मैं एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ ABC LMN PQR, वी एज्यूम दैट, है ना, वी एज्यूम दैट ए डिटरमिनेंट, हमने एक डिटरमिनेंट एज्यूम किया, वी एज्यूम दैट ए डिटरमिनेंट, ये लिखा। अब ये क्या कह रहा है
कि इसकी फर्स्ट और थर्ड कॉलम को अदला बदली कर दो, यानी मैं कह रहा हूँ C1 इंटरचेंज C3, C1 इंटरचेंज C3, तो क्या होगा आप ही बताओ। C1 की जगह C3 आके बैठ रहा है और C3 की जगह C1 आके बैठ जाएगा, आपस में एक दूसरे अपनी जगह बदल रहे हैं। तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस C1 की जगह C3 को बिठा दिया और C2 तो नो चेंज और इसकी जगह C1 आके बैठ गया। तो क्या फर्क पड़ा, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो गया। तो इसका आंसर क्या दोगे आप कि सारणी का चिन्ह बदल जाता है, लिख देंगे अतः यदि किसी सारणिक में किसी भी दो रो या कॉलम को परस्पर बदलते हैं तो सारणिक यानी डिटरमिनेंट का चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ये इसका आंसर हो गया बेटा कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई रो या दो कॉलम अगर आप इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। इसको भी नोट कर लो। फिर बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर मैंने 5th लिया है, 5वां क्वेश्चन लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कहना है टू प्रूव, मतलब सिद्ध करो कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। मैं बेटा ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, वी टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग चल रहे हैं 1 1 1 YZ ZX XY Y प्लस Z प्लस X एंड X प्लस Y। अब ध्यान देना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहाँ में लेनी है और हमें ये रिजल्ट लाना है, हमें रिजल्ट की तरफ ध्यान देना है। रिजल्ट क्या लाना है, ये रिजल्ट आना चाहिए, इसके हिसाब से ऑपरेशन लगाने हैं। अब ध्यान देना, किसी भी रो या कॉलम के अंदर आपको हमेशा 2 जीरो बनाओ। क्या करो आप, 2 जीरो बनाओ। अब आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है बेटा, और हमेशा क्या करना है, हमेशा ध्यान देना इधर 1 0 0, हमेशा क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम में 1 0 0 या 0 1 0 या 0 0 1, किसी भी रो में या तो कॉलम के अंदर 1 0 0 बनाओ या 0 1 0 बनाओ या 0 0 1 बनाओ, यानी 2 जीरो बनाओ। अगर R1 में बनाना चाहते हो तो क्या बनाओगे, 0 0 1 या क्या बनाओगे 1 0 0 या क्या बनाओगे 0 1 0। ये आप दिमाग में फिट कर लो। ये थ्योरी अगर आप दिमाग में बैठा लेते हो तो आपको डिटरमिनेंट के अंदर बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप तो ये देखो कि मुझे डिटरमिनेंट के अंदर 2 जीरो बनाने हैं, 1 0 0 बनाना है। क्या बनाना है, 1 0 0 या 0 0 1 या 0 1 0, मतलब किसी रो या कॉलम में एक तो 1 बनाना है और 2 जीरो बनाने हैं। तो डिटरमिनेंट को फिर सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और बड़े आराम से आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलते जाएंगे। और अगर कई बच्चे मैं देखता हूँ बेटा, इसको क्या करते हैं, वो पता नहीं पासबुक के पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, वो इसको पूरा एक्सपेंड करते हैं। जब मैं हाफ ईयरली की कॉपी है या ईयरली की कॉपी चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे को R1 से R2 से एक्सपेंड करते हैं और 2 पेज भर जाते हैं और उनके आंसर का कोई अता पता ही नहीं है। आप सोचोगे कि मैं इसको R1 से एक्सपेंड कर दूं मुझे नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे। आपको इनको प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए रिजल्ट लाना है और अगर प्रॉपर्टी सही ढंग से अप्लाई करोगे तो 4 स्टेप में आंसर आ जाएंगे। अब ध्यान देना, आपकी इस क्वेश्चन में आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी है, आपको 1 1 तो बना हुआ ही है। आप इन दोनों को 0 बना दो, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, या यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, या यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ। तो अपने दिमाग में एक ही रखो ना बेटा कि मुझे 1 0 0 बनाना है। सिंपल बात, क्या बनानी है, 1 0 0, 1 तो बना हुआ ही है। अब कैसे बनता है ध्यान देना, मैं इसको 0 बना रहा हूँ तो इसके 0 के लिए इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो R2 चेंज R2 माइनस R1 अप्लाई। अब दूसरा एंड ये यहाँ 0 बन जाएगा। अब इसको भी 0 बनाओ तो क्या करें, अब R2 तो चेंज हो रही है, R2 को अब काम में नहीं ले सकता अगले ऑपरेशन में, वापस R1 को काम में ले, R3 चेंज R3 माइनस R1। और यहाँ पर जो R2 आएगा तो पहले R2 लिखा जाएगा, ऐसे नहीं कि इसको R1 माइनस R2 लिख दो, नहीं, R2 चेंज होता है पहले R2 लिखेंगे फिर R1 लिखेंगे।
ठीक है, तो मैंने R1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें भी सब्ट्रैक्ट करते, 2 जीरो मिल जाएंगे। देखो आप जीरो कैसे बनते हैं, फिर R1 तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, R1 तो एज इट इज है। R1 में ऐसे कैसे लिख दूं, मैंने R1 को तो बेटा ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, चेंजेस हो रहा है R2 में और R3 में। अब R2 में चेंजेस क्या हो रहा है, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जीरो। बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यानी ZX माइनस YZ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या इस देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, रफ पे करके देखते हैं अपन। जब मैंने बेटा यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ZX माइनस वाई माइनस Z, Z से Z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या X माइनस, ये काम रफ पे करके देख सकती हो, एग्जाम में नहीं बताना है। यहाँ आ जाएगा आपका X माइनस वाई, दैट इज क्लियर। अगला, अब मैं R3 चेंज, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, R3 ये, इसमें इसको घटाओ, 1 में से 1 चला गया 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो एक्स वाई माइनस वाई जेड। बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो R3 ये रहा, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, इस बार क्या कैंसिल हो रहा है, y माइनस वाई, ये y से y कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ से अपन बचेगा x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। यहाँ तक अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है। अब ध्यान देना, ये 1 0 0, ये वाई जेड, इसमें से बेटा x कॉमन, ये x सॉरी जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन लिया तो ये भी x माइनस वाई बन गया, इसमें से बेटा y कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस जेड बन गया, ये एज इट इज है बेटा आपका x माइनस वाई और x माइनस जेड। अब ध्यान देना बेटा, इधर आपको इस R2 में से क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस वाई, और R3 में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस जेड। यानी रो इस डिटरमिनेंट के अंदर मैंने बताया ना आपको, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कॉमन लिया जाता है, सारे एलिमेंट में से कॉमन नहीं लेते हैं, पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम से कॉमन लिया जाएगा। तो आप देख सकते हो R2 में से, तो अपन लिखेंगे R2 में से x माइनस वाई तथा R3 में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस जेड, कॉमन लेने पर, यानी टेकिंग x माइनस वाई, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R2 एंड x माइनस जेड फ्रॉम R3। ये कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या सिचुएशन बनती है देखते हैं। ये R1 तो बेटा ऐसा कैसा पड़ा है, y प्लस जेड। अब इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, सेकंड में से क्या कॉमन लिया, x माइनस वाई, ये बाहर आ गया x माइनस वाई। दूसरे में से क्या कॉमन आया, थर्ड में से x माइनस जेड, वो इसके इंटू में आता जाएगा। मतलब R2 में से तो ये कॉमन आया, R3 में से आया तो ये इंटू ये। अब पीछे क्या बच गया, ये 0, ये जेड और ये x माइनस वाई, ये सॉरी यहाँ पे x माइनस वाई चला गया 1, ये 0, ये y और ये 1। अब मैंने आपको बताया था किसी रो या कॉलम में बेटा अगर आप 2 जीरो बना लेते हो, फिर उसको आप लोग क्या करना है, फिर आगे ऑपरेशन नहीं लगाने हैं, उसके बाद आपको उसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना। अब मैं किस पे 2 जीरो दिख रहे हैं, C1 में, तो C1 से एक्सपेंड कर दूं तो अपन लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C1, यानी C1 से प्रसार कर रहे हैं, तो करो इसको एक्सपेंड करो C1 से। अब ध्यान देना, C1 से एक्सपेंड कर रहा हूं 1, और इसका माइनस क्या आ जाएगा, ये Z1 Y1, और आगे वाले दोनों जीरो है तो फिर क्या आएगा, माइनस 0, और ये भी क्या हो गया, प्लस 0। इसके 0 इंटू आएगा ना, जैसे 1 इंटू ये आया तो 0 इंटू इसका माइनस तो 0 ही होगा, अगला भी 0 हो गया। तो ये कितना आया, x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड। इसको एक्सपेंड करो बेटा, Z माइनस वाई, Z माइनस वाई। इसको सही ढंग से लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे, देखो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और इसको ये आ रहा है Z माइनस एक्स, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये Z माइनस एक्स बना दिया। इसको y माइनस जेड बनाया, माइनस कॉमन लिया, ये भी y माइनस जेड बन गया। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर वापस क्या हो गया, प्लस, और साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो इसको, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स इजिकल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी ऐसे ऑपरेशन लगा के काम करोगे तो नंबर मिलेंगे, और डायरेक्ट इसको अगर एक्सपेंड करने के चक्कर में रहोगे
तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे, 0 नंबर मिलेगा आपको। तो आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी काम में लेते हुए काम करना है। मैं ये बार बार आपको बात रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लो। फिर मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, जल्दी करो। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग ले रहे हैं। ये कह रहा है फाइंड द डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये आपका 0 बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी 0 सी स्क्वायर बी, ये ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी और ये 0। अब ध्यान देना बेटा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी काम में ले आप। सबसे पहला एक बात नोट कर लेना, डिटरमिनेंट में अगर किसी रो या कॉलम में से अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो सबसे पहला आपको काम यही करना है, उस डिटरमिनेंट में आप किसी रो या कॉलम में से कॉमन ले अगर आता है तो उससे क्या होगा बेटा, डिटरमिनेंट का थोड़ा भार क्या होगा, हल्का हो जाएगा। डिटरमिनेंट भी बहुत भारी भरकम लग रहा है आपको ये, अब ये कॉमन ले लेंगे तो ये थोड़ा क्या होगा, आपको हल्का लगने लग जाएगा, ईजी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं क्या ऑपरेशन लगाए। अब कॉमन आए तो कॉमन लो, नहीं आता है तो बात अलग है, लेकिन इसमें बेटा कॉमन आ रहा है। आप देखो C1 में से देखो, कॉलम C1 में से देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C2 में से देखो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C3 में से आप लोग देखो सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। तो टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर फ्रॉम C1, बी स्क्वायर फ्रॉम C2 एंड सी स्क्वायर फ्रॉम कॉलम C3। यानी मैंने C1 में से ए स्क्वायर, C2 में से बी स्क्वायर और C3 में से सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, हिंदी में लिखो तो ऐसा लिख देना। अब देखो इधर कॉमन लेंगे तो सब इंटू, मतलब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आया, इंटू दूसरे में से बी स्क्वायर कॉमन आया, इंटू सी स्क्वायर। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ आपको कॉमन लेने का तरीका। ये आ गया 0 बी और सी, इसमें से बी स्क्वायर चला गया तो ए 0 और सी, इसमें से सी स्क्वायर चला गया ए बी और 0। सिंपल बन गया क्वेश्चन। अब सिंपल आप लोग, अब 0 तो बनेंगे नहीं, अब आप बनाना चाहो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 0 बना सकते हो। देखो यहाँ पे इसमें इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 0 यहाँ बन जाएगा, है ना। C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 यहाँ बन जाएगा और उस रो से अपन खोल देंगे। तो 1 0 और बनाते, 1 0 तो बना हुआ है ही है, 1 0 और बना लो। और भी क्या कर सकते हैं अपन, इसमें से और कॉमन आ रहा है, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ बेटा देखो, थोड़ा यहाँ से A कॉमन आ रहा है, यहाँ से B और यहाँ से क्या आ रहा है, C कॉमन आ रहा है ना। तो और ले लो, लिख देना C1 में ये R1 में से A, R2 में से B तथा R3 में से C कॉमन लेने पर। मैंने क्या किया, R1 में से A कॉमन ले रहा हूँ, R2 में से B और R3 में से C कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉमन लेते अब क्या बनेगा, ध्यान देना, वो भी इंटू में आएगा वापस। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो पहले था ही, अब और अपने कॉमन लिया, यहाँ से ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी कॉमन आ गया। तो क्या बच गया, 0 1 1, फिर 1 0 1 1 1 0। तो आपके ये तो बन जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अब आप चाहो तो इसको सिंपल 1 0 और बना लो, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अपन एक और स्टेप करते हैं, 0 बना देते हैं इसको। तो C2 चेंज C2 माइनस C3 करने पर, तो 1 0 और बना। आप चाहते तो इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन 1 0 बना लेते हैं ताकि और थोड़ा इजी हो जाएगा। ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये तो तीनों मल्टीप्लाई हो गए। अब ध्यान देना, C1 तो एज इट इज है, C2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 0, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया 1, और ये आपका एज इट इज है। अब बेटा बताओ 2 0 किस में नज़र आ रहे हैं, R1 में। तो मुझे अब इसको किस रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड करना चाहिए, R1 से करना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो क्या होगा देखो,
इसको एक्सपेंड करें तो देखो 2 तो 0 हो गया, आगे वाला 0, फिर -0, फिर +1, और इसका माइनस ये चला गया, ये चला गया, 1 -1 1 1, ये आएगा बेटा। अब देख लो आपके रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। अब a³ b³ c³, इसको खोलो तो क्या आएगा, आगे तो 2 0 हो गए, इसका आएगा 1 + 1, इसको जब एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, ये तो 0 0 है, ये इसका इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 हो गया ये, तो ये 2 हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 2a³ b³ और c³। नोट कर लो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन नोट करते जाओ और घर पे प्रैक्टिस करते जाओ वापस, अच्छे नोट्स तैयार करो। मुझे 1-2 दिन में सारे नोट्स, डिटरमिनेंट के नोट्स बना के भेजोगे, जैसे आपने मैट्रिक्स के मेरे को भेजे, ठीक है ना। और भी आपके कई जो दोस्त हैं उसको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कराओ और कहो कि भाई हमें फ्री में, हमें आराम से हमें मैथमेटिक्स सिखाई जा रही है। आप लोग उस अपने दोस्तों जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं उनको पढ़ाओ, उनको चैनल सब्सक्राइब कराओ। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ बेटा, एग्जाम्पल में 19 ले रहा हूँ, ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये इसके इक्वल है। मैं एग्जाम्पल 19 ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, वी टेकिंग LHS। अब आपको ये लॉग में क्वेश्चन है, तो बेटा लॉग का बेस चेंज करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 11th क्लास के अंदर, आपने जो चैप्टर पढ़ा था लॉगरिथमिक है ना, उसमें बेस चेंज करने का फॉर्मूला था। जैसे ये है a और b है, तो ऊपर भी हम लोग log e लिखेंगे, नीचे भी हम लोग log e बेस लिखेंगे। ये b ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सिंस। तो ये कि आप इसके करो, इन सभी के लॉग का बेस जो है वो आप e बना दो। अब कैसे e बनेगा, देखो ये 1 तो है ही है, इसका भी log e ऊपर लिखा, log e नीचे लिखा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों का बेस बन गया। ऐसे कैसे, इसमें भी करो, log e ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ऐसे कैसे, सेम इसमें भी करो, log e ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। 1 log e ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। सेम बेटा R3 में भी करो ऐसे कैसा, log e ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। log e ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और ये आपका 1। मैंने क्या किया है, इन सभी लॉग का जो है बेस चेंज किया है। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए नई बात है ये, ठीक है ना। अब आप देखो, मैं इस R1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ log x से, तो क्या होगा, ये log x कट जाएगा। R2 को कर रहा हूँ log y से, और R3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ log z से, तो हम क्या लिखेंगे, R1 चेंज log x इंटू R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, log से, कॉमा R2 चेंज, R2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ log y से, तथा R3 को क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, log z से। वी अप्लाई यानी करने पर, ये कर रहे हैं। R1 को गुणा कर रहा हूँ log x से, R2 को log y से, और R3 को log z से गुणा कर रहा हूँ। जब भी बेटा अपन गुणा करते हैं तो बाहर वापस क्या करना पड़ता है, भाग भी लगाना पड़ता है। इसको मैंने log x से गुणा किया तो बाहर वापस log x का भाग लगा दिया, इनटू इसको मैंने गुणा log y से किया तो log y का वापस बाहर भाग लगा दिया, और इधर z से किया तो log z का भाग लगा दिया, ठीक है। अब इसको log x से गुणा करो तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे log x, और ये log y, और ये log z। ये बात हुई, log x log कट, इसमें log y कट जाएगा, तो ये log x, log y और log z। इसको log z से कर रहे हैं, तो log x, log y और log
जेड। अब मेरे को बताओ बेटा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था किसी भी रो या कॉलम में कोई भी किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो या रो कॉलम अगर इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ध्यान देना आप लोग इधर, ये तो आ जाएगा 1/log x log y और log z इनटू इस पूरे की वैल्यू में 0 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 0। कारण तीनों इक्वल है इसमें, R1 इक्वल है R2 इक्वल है R3। मैंने बताया था कोई भी दो रो या कॉलम इक्वल हो तो वैल्यू 0 थी, यहाँ तो तीनों इक्वल है तो वैल्यू 0 हो गई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू राइट हैंड। यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगाना आप लोग बेटा, इसको भी नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा।